प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पे मैं एक माउंटेन केव के बीच में हूँ और आप देख सकते हैं जो ये मेरे सामने से अब देखिएगा कि पानी अंदर से पत्थरों के नीचे से आ रहा है। तो ये बेसिकली आगरबल का वो ओरिजिनल स्ट्रीम है जो नीचे से एक नदी को जो स्ट्रीम ऑफ दरियादीन साहब कहलाती है, और आगे के बहुत सारे गांव इसके पानी से फैज़याब हो जाते हैं। बहुत सारी स्कीम्स जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो यहाँ पे इनने इंस्टॉल किए हुए हैं और बहुत सारी पाइप्स इससे जुड़ी हुई है। तो इट इज़ वन ऑफ द स्प्रिंग्स अमंग सो मेनी स्प्रिंग्स विच आर बेसिकली इन दिस एरिया, लोकेटेड इन दिस एरिया। तो आप देख सकते हैं कैसे ये सरक रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर अर्ली इन द स्प्रिंग, क्योंकि आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा बहुतात जो बारिश की कमी बिकॉज ऑफ द पोर परफॉर्मेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस साल कश्मीर में उतनी ज़्यादा नहीं पहुँची है, और जो स्प्रिंग की मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, वो उसमें कमी इस साल बहुत ज़्यादा आ गई है। अदरवाइज़ ये स्प्रिंग अभी इतना ज़बरदस्त झूमता रहता, इतना ज़बरदस्त शोर मचाता, तिल मिलाता, उछलता मचलता, लेकिन इसके पानी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। फिर भी मैंने कोशिश की ताकि मैं आपको बराबर उस सोर्स तक ले जाऊं जहां से आप देखेंगे कि स्प्रिंग्स कैसे अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स, अंडरग्राउंड वाटर जो हैं वो कैसे बाहर आता है, जहां पे एक्सपोज हो जाता है जो अंडरग्राउंड लेयर होता है रॉक्स का, जो परमिएबल लेयर होता है, जो पोरस लेयर होता है, जिसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे बच्चों। तो मैं इस केव के बाहर निकल आता हूँ और केव के ऊपर का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं तो मैं केव के बाहर हूँ और यहाँ से पाइप्स जो हैं जो नीचे आप देख रहे हैं, ये पाइप्स ये इंस्टॉल की गई हैं, इससे जोड़ी गई है। और आगे जहाँ से मेरी उंगली चली जाती हैं दो वाटर स्कीम्स हैं, जिनसे आगे वाले गांव दरियादीन साहब और उसके आगे जो गांव है जिसको जमाल शाह कहते हैं, और उससे आगे भी बहुत सारे गांव जो हैं जिसको जनाब अली अपर खलमुल्ला कह सकते हैं, वहाँ पे ये पानी चला जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमी है। अदरवाइज़ जो ये चैनल आपको यहाँ सामने दिखती है, ये चैनल बहुत ही ज़्यादा पानी से भरी हुई होती है, लबरेज होती है, और इसका वॉल्यूम, इसकी वेलोसिटी देखने लायक होती है। खाली 15 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा उफान पे था, लेकिन चूँकि बहुत कम बारिश हुई और शायद बारिश हुई ही नहीं, इसकी वजह से जनाब मोहतरम आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ इन चट्टानों के। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डेंजरस इलाका है, इसमें कोई दुराई नहीं। यहाँ पे बालू का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, और जो हमारे हिमालयन क्या कहते हैं इनको, लेपर्ड जो है, उनका भी बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। लेकिन आमतौर पे मई के महीने के बाद, तो अभी अप्रैल का आगाज़ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी चट्टानें हैं, बहुत ज़्यादा चट्टानें, एवरीवेयर चट्टानें। तो ये चट्टानें बुनियादी तौर पर सारे हिमालय पे ऐसे जो पहाड़ों के नीचे जब आपके दरिया आ जाते हैं तो उनका जो स्लोप है वो कम हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन द स्लोप। फिर दरिया जो है जितना भी उन्होंने अपने साथ डेब्री लाया होता है, डेट्रीटस लाया होता है, ये बड़े बड़े बोल्डर्स लाए होते हैं, ये बड़े बड़े पेबल्स लाए होते हैं, फिर ये दरिया जमा करते हैं इनको, और रिजल्टेंटली बहुत ज़्यादा एक पेबल्स का बड़ा मैदान बन जाता है, बोल्डर्स का एक बहुत ही बड़ा मैदान बन जाता है, और जिसकी वजह से जो ऊपर का पानी है वो इन बोल्डर्स के नीचे चला जाता है। अगर हम कान ज़मीन पे रखें तो इस पानी की आवाज़ पिछले महीने मुझे साफ सुनाई दे रही थी जब पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। तो ये बोल्डर वाला इलाका हिमालय के बहुत तूल अर्ज़ यानी कि फ्राम ईस्ट वेस्ट तकरीबन 2500 किलोमीटर पे एक ऐसा इलाका है जो बोल्डरों से लदा हुआ है, भरा हुआ है, जहाँ पे ऊपर वाली स्ट्रीम जो है, हेड स्ट्रीम्स, वो गायब होते हैं, वो इसके अंदर चले जाते हैं, फिर वो री एमर्ज हो जाते हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पे री एमर्ज हो रहा है। तो इंडिया में खासकर गंगा प्लेन्स के ऊपर जहाँ पे बोल्डर वाला इलाका आपको दिखाई देगा, तो उस इलाके को हम भाबर कहते हैं, BHABAR, बहाबर। और फिर जिस इलाके में री एमर्ज हो जाते हैं उस इलाके में ऐसे
बहुत सारे जंगलात पाए जाते हैं, और ख़ासकर वो इलाका आम तौर पे स्वैम्पी होता है, उसका जो वाटर टेबल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जंगलात जैसे होते हैं, वहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती है। उसको हम कहते हैं तराई रीजन। तराई ये तर से निकला हुआ है, वेटनेस से निकला हुआ है, वेट से निकला हुआ उर्दू का वर्ड है तर। तो तराई का मतलब वो इलाका जहाँ वेटनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस तराई रीजन में ज़्यादातर जंगलात हैं। आपको मालूम होगा कि जो तहरी डैम बनाई गई थी उत्तराखंड में, और जो बहुगुना साहब थे, सुंदरलाल बहुगुना, और उन्होंने बहुत सारी जो औरतें जो थी गांव की, तो उनकी मदद से उनने एक तहरीक चलाई थी, एक मूवमेंट चलाई थी, जिस मूवमेंट का नाम था चिपको मूवमेंट। क्योंकि उस डैम को वहाँ पे लोगों ने नहीं बनाया देने दिया, क्योंकि उनका खदशा था कि उनको वहाँ से निकाला जाएगा, और जो उनकी पुरखों की जायदाद थी, जिसके साथ उनकी वाबस्तगी थी, जिसके साथ उनका सोशल इनर्शिया जुड़ा हुआ था, तो उनने नहीं माना और कहा कि इन जंगलों की हम कटाई कभी नहीं करने देंगे। तो वो चिपक गए इन पेड़ों से और कहा कि अगर इन पेड़ों को काटना होगा तो पहले हम हमारे जिस्म से काट के हमारे जिस्म को आपको पहले काटना होगा, उसके बाद आप इन पेड़ों को काट सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गई थी वो मूवमेंट जो सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970s में चलाई, जिसको चिपको मूवमेंट कहते हैं। तो इंडिया में उसके बाद बहुत सारी मूवमेंट्स या आंदोलन जिसको ये कहते हैं, जो तहरीकें हैं, बहुत सारी वातावरण की एनवायरमेंटल तहरीकें चली, जिनमें से जनाब आली क्या कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन भी था। तो आजकल अभी वो जारी व सारी हैं, ख़ासकर गुजरात के इलाके में जो मेधा पाटकर हैं, उनने इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हिस्सा लिया, और उस मूवमेंट की वो एक किस्म की एक सिंबल बन गई। और उनके साथ जो अरुंधति राय वगैरह है, जो सोशल एक्टिविस्ट और राइटर्स हैं, तो बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट उसके साथ जुड़ गए। तो वो मुहिम भी बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब हो गई। तो जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट है, उसने इसी चिपको मूवमेंट से तहरीक ली। तो हज़ारों ऐसे मूवमेंट्स जो हैं दुनिया भर में चलती हैं, कुछ बेचारे मारे जाते हैं। जैसे कि 1980s में ब्राज़ील का जो गोमेज थे, मशहूर तरीन एक वो रबर प्लांटेशन के मालिक थे, तो उनको बेचारे को मारा गया, क्योंकि जो तस्करे थे, जंगल चोर थे, जो पेड़ों को काटने वाले थे, अमेज़न के लुटेरे थे, तो उन्होंने उनको मारा। तो गोमेज ने एक किस्म की शहादत दी, उनका मार्टियरडम हो गया, वो मार्टियर बन गए। तो बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं जो बदकिस्मती के साथ फोर्सफुली गवर्नमेंट्स के ज़रिए और इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के ज़रिए उनको जनाब आली ख़त्म किया जाता है, उनको कुचला जाता है, उनको मसला जाता है। क्योंकि वो जो इंडिविजुअल रूहें होती है उनकी कोई नहीं सुनता है, लेकिन खुदा की कसम उनकी रूहें जो है वो अजीम होती है, क्योंकि वो अकेले जो है सिस्टम के साथ लड़ते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गाय वगैरह भी है, लेकिन ये इलाका डेजर्टेड है, यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। जो पेड़ आप देख सकते हैं, जो अकाशिया स्यूडो रुबीना के पेड़ है, जो सोशल फॉरेस्ट्री वालों ने जनाब आली यहाँ पे तैनात किए हैं, ताकि विन विन सिचुएशन रह सके। यहाँ पे ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा पानी जो है, जैसे कि आप एम्बैंकमेंट्स को देखते हैं, तो ये एम्बैंकमेंट जो मेरे सामने है, तो ज़्यादा पानी अगर इस नदी में होगा, इस नाले में होगा, तो यहाँ नीचे गाँव को ख़तरा है। तो उस ख़तरे से बचाने के लिए ये हर्डल्स बनाए गए हैं, ताकि धीरे धीरे उस ज़माने में पानी नीचे आ जाए, ताकि उसको रोक सके। और ये जंगलात इसलिए उगाए गए हैं ताकि कम से कम शीट इरोजन जो है, या गली इरोजन जो है, सॉइल इरोजन जो है, वो कम से कम हो जाए। तो स्यूडो रुबीना को इसलिए भी उगाया जाता है। और इसके अलावा इनको इसलिए उगाया जाता है ताकि इनके बीच में बुनियादी तौर पर जो कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं, जो दियोडोरस होते हैं, जो ब्लू पाइन होते हैं, जो सिल्वर फिर होते हैं, या उस जैसे क्यूप्रस होते हैं, या बाकी कॉनिफर्स होते हैं, उनको ये बचाते हैं, अपने छाँव में रखते हैं, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर से और ज़्यादा खुश्की से उनको बचाया जाए, तब तक जब तक कि उस कदर वो जवां हो जाए, बालिग हो जाए, फिर उनको कोई धूप छाँव कुछ नहीं करती है। क्या इसके वंचन यारिन रबसन सग, मगर पहले उनको बचाना इनएविटेबल होता है, अनएवॉइडेबल होता है, नागुज़ीर होता है, उनको बचाना ज़रूरी होता है। तो मैं पहाड़ के आगे चल रहा हूँ, तो एक जैसे कि तीन तरफ से आप देख सकते हैं ये नज़ारा
تو پہاڑ جو ہیں میرے گرد و نواح میں گرتے جا رہے ہیں، جیسے کہ میں گگن گیر میں ہوں۔ گگن گیر جس کے معنی ہیں جو آسمان ہے وہ گھیرا ہوا ہے، اور اسکائی لائن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکائی لائن کتنی خوبصورت ہے، ایزیورک بلیو اسکائی دیکھ سکتے ہیں، اور اسکائی لائن بہت خوبصورت ہے۔ اور یہ نظارہ آپ جو آگے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پہ خدا اور انسان کے سوا کوئی نہیں، کوئی دوسرا نہیں آپ پہ جو حکومت کرنے والا ہو، آپ کو ڈائریکٹ کرنے والا ہو۔ فطرت یہاں پہ آپ کو سیدھے ڈائریکٹ کر رہی ہے، یہاں پہ انوائرمنٹل ڈٹرمنٹس اپنے شباب پہ ہے، یہاں پہ فطرت کہہ رہی ہے آ جاؤ جو تم کو آنا ہے۔ ایسے میں ابھی شاداب ہے ہم، کیونکہ فطرت کبھی بھی بوڑھی نہیں ہو جاتی، فطرت ہمیشہ جو ہے جواں ہوتی ہے، فطرت ہمیشہ جواں رہتی ہے۔ یہ کائنات کا اصول ہے کہ تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نناب، جاویداں ہر دم جواں پائے ہم دواں ہے زندگی۔ زندگی ہمیشہ جواں رہتی ہے۔ زندگی میں جو دھوپ چھاؤ ہے وہ کسی انڈیویجول کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ شاید سوسائٹیز کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ نیشنز کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن قدرت جو ہے وہ لاسانی ہے، وہ لافانی ہے۔ قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز جو ہے بہت ہی چھوٹی دکھتی ہے۔ قدرت اتنی وشال ہے، قدرت اتنی مہان ہے، قدرت اتنی لازوال ہے، قدرت اتنی شاندار ہے کہ وہ آپ کو کہتی ہے کہ میرے گود میں آ جاؤ، میرے گود میں آ جاؤ میرے بیٹے، میں تجھے سکھاتی ہوں شانتی کس کو کہتے ہیں، میں تجھے سکھاتی ہوں امن کس کو کہتے ہیں، میں تمہیں سکھاتی ہوں آزادی کس کو کہتے ہیں، میں تمہیں سکھاتی ہوں عزت کس کو کہتے ہیں، میں تمہیں سکھاتی ہوں آبرو کس کو کہتے ہیں، میں تمہیں سکھاتی ہوں ہر ایک وہ چیز جہاں پہ کوئی ریاکاری نہیں، جہاں پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں، جہاں پہ سادگی ہے، کیونکہ سادگی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ فطرت سب سے زیادہ سادہ ہے، اس لیے اس فطرت سب سے زیادہ بہتر ہے، فطرت سب سے زیادہ پیاری ہے، یہ آپ کو کھینچتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فطرت نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا، اور سامنے خدا کی قسم اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ جھیل ڈل، اور پھر اس کے سامنے جناب علی یہ آنچار کا لیک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، اور قدرت کتنی وشال ہے، قدرت کتنی عظیم ہے، قدرت کتنی بڑی ہے، قدرت کتنی وسیع ہے کہ اس وی شیپڈ ویلی کے بیچ میں جیسے کہ ایک خوبصورت سا فوٹوگراف آپ کو دکھ رہا ہے، ہمارے سارے ویٹ لینڈز دکھ رہے ہیں، ہمارے سارے مسٹرڈ لینڈز دکھ رہے ہیں، جو ربی کا کراپ ہے وہ تیار ہیں، اور یہ انتظار میں ہے کب مجھے چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں پھر سے تبدیل کیا جائے، اور اس کے بعد مئی کے مہینے میں مجھے کیسے جناب عالی ٹرانسپلانٹ کیا جائے۔ تو آج کل جو چھوٹی چھوٹی کیاریاں اب اگائی جائے گی تو کھیتوں میں ابھی پانی چلا جائے گا فیلڈ چینلز کے ذریعے، اس کے بعد جناب عالی چھوٹی چھوٹی کیاریاں جو ہوگی پیڈی کے، تو پیڈی کے چھوٹے چھوٹے جو پلانٹس ہوں گے وہ اگ جائیں گے، اور اس کے بعد جس کو ہم تھجوان یا تھجنر کہتے ہیں، جو چھوٹا سا ایک جناب عالی پیڈی کا ایک فیلڈ ہوتا ہے جس میں یہ پیڈی کے جو یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس اگ جاتے ہیں، یہ پلانٹ لیٹس اگ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو مئی کے آخر میں یا جون کے اوائل میں اس کو بڑے بڑے فیلڈز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جب وہ پلانٹ لیٹس بڑے پلانٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان پہ ٹرانسپلانٹیشن کی جاتی ہے، اور وہ ان کا جو جس کو آپ کہتے ہیں تھال رون کشمیری میں، اس کا جو آغاز ہوتا ہے، اور جون کے آخر تک ہوتے ہوتے سارے علاقوں نے اپنے اس کے اعتبار سے کہ وہ سورس آف اریگیشن کے کتنے نزدیک یا کتنے دور ہے، تو ایک ریپیرین رائٹ چلتا ہے، پہلے گاؤں کو پہلے ملتا ہے اور آخری گاؤں کو آخری ملتا ہے، پہلا گاؤں پہلے تھل کرتا ہے، ٹرانسپلانٹیشن کرتا ہے، اور پہلے گاؤں کو ہی سب سے پہلے ہارویسٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو قدرت جو ہے وہ اپنے تقدیر کو اس قدر ان میں بانٹ دیتا ہے کہ ان کی تقدیر جو ہے قدرت کے تابعہ بن جاتی ہے۔ اور آپ ان پہاڑوں کے اوپر ان پیڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہے، کتنا خوبصورت ہریالی ہے، تو کتنا خوبصورت موزیک آف کلرز آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فطرت کا کارنامہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے اوپر کی یہ چوٹیاں جو ہے، اگر چوٹی کے اس پار ہم جائیں تو بہت ہی اچھے خاصے آپ کو جنگلات نظر آئیں گے، بہت ہی زبردست جنگلات ہیں، گھنے جنگلات ہیں، جو وہاں سے جناب عالی پار کر کے ہم کنگن کے آگے جا سکتے ہیں۔ تو اس پہاڑی کو پار کر کے کنگن کے آگے جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کوے کو، یہ بیسیکلی ایک وہ کوا ہے جو سردیوں میں جناب عالی نیچے آ جاتا ہے اور گرمیوں میں اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک
एक ऑल्टीट्यूडनल बर्ड है। तो हमारे राशिद बेटे जो मेरा छोटा भाई है वो उस पर ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं। वो बर्ड्स के ऑर्थोलॉजी के बहुत ही बड़े जनाब आली माहिर हैं कश्मीर के। तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा उस पर आपके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। और नीचे सेटलमेंट्स को देखिए, विद इन दीज फील्ड्स ये सेटलमेंट्स हैं। तो ये अर्बन रूरल फ्रिंज बन गया है, जिसको हम कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। और UF रफ, यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ छोटी छोटी टाउनशिप्स उभर के सामने आ रही हैं, जैसे कि हमारा नागबल का टाउनशिप। लेकिन बीच में फिर बहुत ही ज़्यादा दाएं बाएं आपको फील्ड्स नज़र आ जाएंगे। और बहुत सारे बीच में जो आपकी सड़क है नागबल को और सोवरा को जो मिलाती हैं, जो एक सुपर वे है, एक बहुत ही खूबसूरत तरीन वे है, जिसको आप कहते हैं नब्बे, यानी कि नम्मत जिसको कश्मीरी में कहते हैं, वो आपको सामने नज़र आएगा। तो उस पर गाड़ियों का जो आदान प्रदान है, उनका चलना जो है बहुत ही आसान बन जाता है। और उसको टिविन करके, कपलिंग करके जो अली जान रोड सोवरा से आगे फिर ईदगाह सफ़ा कदल तक चला जाता है। तो इस रास्ते से इतना ज़्यादा सफ़र आसान तर हो जाता है कि एक नागबल का शख्स शायद बटमालू एक रैनावारी के शख्स से पहले पहुँचेगा अगर दोनों एक ही साथ अपनी गाड़ियों में चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हैसल फ्री ट्रैफिक है, सड़कें बहुत ज़्यादा बड़ी है, कुशादा है, दो तरफा है और 4 लेन्स की है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। तो कुदरत सिखाती है आगे कैसे बढ़ना है, प्लानिंग कैसे करनी है और शहर की वसअतें जो हैं वो कहाँ की जानिब असली होनी चाहिए। बहुत अफसोस है कि हमने साउथ और वेस्ट को शहर का मरकज़ बना दिया, शिफ्ट कर दिया शहर को। हमने बेमिना को आबाद कर दिया, हमने जनाब अली हैदरपोरा से लेके हमने नवगाम और नवगाम से आगे शायद पांथोचक तक हमने आबाद कर दिया शहर को। लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलती है शायद हमारे प्लानर्स की, हमारे जनाब आली जो आम लोग हैं, हमारी हुकूमतें हैं, ये उनकी नाकाबिलियत है, ये उनकी नाकामी है। क्योंकि शहर का बुनियादी तौर पर यहाँ से सिप्रावल जो है वो ज़्यादा नेचुरल था। अगर वो नॉर्थ से और वेस्ट से शहर सामने आ जाता, सोवरा और सोवरा से आगे अगर शहर जो है हमारे गांदरबल से मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। सैलाबों से बच जाते, बहुत सारी ऐसी आफतें नहीं होती, ट्रैफिक जैम से बच जाते। क्योंकि यहाँ से जो श्रीनगर है ये ज़्यादा कुशादा है, ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा प्लेन है, ज़्यादा ऊंचाई पे है। हर एक चीज़, हर एक इंडिकेटर, हर एक पैरामीटर ऑफ ब्यूटी जो है वो नॉर्थ और ईस्ट कश्मीर में ज़्यादा खूबसूरत है, ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट श्रीनगर में ज़्यादा खूबसूरत है बनस्बत के साउथ और वेस्ट। आई एम सॉरी फॉर द पीपल who are residing there in the south and the west of Srinagar city, but it is too wonderful to be the part and the resident of north and east of the Srinagar city. मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद यहाँ पे हमें दुश्वारी हो सकती हैं बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन आसाइशें इतनी ज़्यादा कुदरत ने फ़राहम की है जिसका कोई जनाब आली सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। तो आप देख सकते हैं हवाएं इतनी खूबसूरती से चल रही है, खुदा की कसम इससे बढ़िया नज़ारा आप कभी नहीं देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खामी जो आज नज़र मुझे आई, वरना आप देखिए ये बहाबर जो है, ये आपको इसके बहाबर के ये आपके जो पेबल्स एंड बोल्डर्स जो हैं कितने ज़्यादा हैं। जितना मैं आगे चला जाऊंगा तकरीबन 2 किलोमीटर तक उस पहाड़ के बराबर जो आपको ये पहाड़ का वाल जैसा दिखता है, मैं उससे आगे भी चढ़ा हूँ, मैं इस पहाड़ की ऊंचाई तक चढ़ा हूँ। तो लेकिन आज नहीं चढ़ सकता हूँ, अकेला हूँ, बहुत ख़तरा है आगे जाने में। पता नहीं किस किस किस्म के जंगली जो दरिंदे हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। तितलियाँ देखिए कितनी खूबसूरत, जिनको मैं अपने बचपन में रैनावारी में देखता था, लेकिन आजकल शायद शहर में नहीं पाई जाती है। बहुत दूर दूर चले गए ये कुदरती चीज़ें, क्योंकि हमने कुदरत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। हमने ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स किया है, जो गैरेट हैडेन जो कहते हैं कि हमने अपने कॉमन्स को हमने इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, ये इतना इर्रेपरेबल लॉस है कि शायद हम ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमको दुत्कारेंगे। हमको इन चीज़ों को अभी से बचाना होगा। प्लीज़ सेव द डल, प्लीज़ सेव दीज वेटलैंड्स, प्लीज़ इनको फिर से रिवाइव कीजिए, प्लीज़ सेव माई कश्मीर, बिकॉज वी हैव गॉट द फैक्टर ऑफ साइट रादर देन द फैक्टर ऑफ सिचुएशन। अगर हम साइट को बचाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा कारनामा होगा, तो हम कश्मीर को सस्टेन कर सकते हैं। वरना एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे शायद हमने गोल्डन गूस को एक ही साथ मारा होगा। वी वुड हैव हैड बेसिकली किल्ड द गोल्डन गूस एट वंस। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हमने शायद एक ही साथ जनाब आली कत्ल कर दिया।
لیکن یہ بہت بڑی لالچ ہے، لالچ بری بلا ہے، تو لالچ سے بچیے، ہر ایک لفظ سے بچیے، ہر ایک لالچ سے بچیے، اقتدار کی لالچ سے بچیے، پیسوں کی لالچ سے بچیے، کسی چیز کی لالچ سے بھی بچیے، کیونکہ قدرت جو ہے یہ بے لوث ہے، بے لالچ ہے، اس لیے اتنی مہان ہے، اس لیے اتنی گریٹ ہے، اس لیے اتنی شانت ہے، اس لیے اتنی پیسفل ہے، اس لیے اتنی روحانیت اس میں ہے، یہاں سے روحانی پرواز کرنے کو من کرتا ہے۔ تو شاید اگر کشمیر بہت ہی زیادہ فارورڈ ہوتا تو اس پہاڑی سے پیراگلائڈنگ کا جو ہے آج کل سیزن چلتا، کیونکہ ابھی تھرملز اتنے اچھے ہیں، ابھی ورٹیکل تھرملز اتنے اچھے ہیں، کیونکہ اس کوے سے مجھے دکھتے ہیں۔ اور کبھی جب ہماری چیل جو ہے، الور جو ہمارے ہیں، ہمارے پٹیال جو ہے، جو بہت شاہین ہمارے ہیں، جو پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہتے ہیں، تو پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہنے والے وہ شاہین پھر اپنے آپ کو بالکل ایسے چھوڑتے ہیں، پنکھوں کو کچھ نہیں ہلاتے، بلکہ سیدھے یہ ہوائیں ان کو اوپر لے جاتی ہیں، ان کو ہم ورٹیکل تھرملز کہتے ہیں۔ اور وہ ورٹیکل تھرملز بہت ہی زیادہ ہمیں یہاں کامیابی دے سکتی ہے۔ کشمیر کو پیراگلائڈنگ کا ایک بہت ہی زبردست مہا اتسو ہو سکتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے اتسو کرتے ہیں جن کی کوئی مہتوپورنتا نہیں، جن کی کوئی امپورٹنس نہیں، بڑے بڑی چیزوں کو ہم شاید سکپ کرتے ہیں تاکہ ہم شہرت پا سکے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے بڑی بڑی چیزوں کو کریے اور مہان بنیے۔ تو کشمیر کو ایک سمادان دیجیے، کشمیر کو ویسے لوگ پیدا کیجیے، ویسے اسٹوڈنٹس پیدا کیجیے، ویسے ٹیچرز پیدا کیجیے، ویسے انجینئرز پیدا کیجیے، ڈاکٹرز پیدا کیجیے، ہر ایک چیز ایسا پیدا کیجیے جو وفادار ہو، جو انتہائی انکسار ہو، جو بہت ہی زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، اور جس کے من میں ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرنے کا مادہ ہو۔ اور وہ خدمت کیسی کہ خدمت ہو یا اطاعت، انسان کر کے بولے اب یاد اسی کی، فریاد اسی کی، سارے جہاں کو جس کا ہم دان کر کے بولے، بقول رحیم صوب سوپور رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ونا بڑ خوبصورت ترین، ونا بڑ خوبصورت ترین، ونا بڑ خوبصورت ترین، دپان چھُس دل برو در دل میں چھُم امار چون، دل برو در دل میں چھُم امار چون، گلشنن منز ون بہ وچھ انہار چون، گلشنن منز ون بہ وچھ انہار چون، آدنچ تم چانہ کتھ چھم یاد میں، آدنچ تم چانہ کتھ چھم یاد میں، وعدٕ ڈوٚلُکھ زیادٕ گوٚو امار چون، وعدٕ ڈوٚلُکھ زیادٕ گوٚو امار چون، دلبرو دوٗرٮ۪ر زٕ رکھنا اکھ ذرا، بلبلو دوٗرٮ۪ر زٕ رکھنا اکھ ذرا، منٛز کنڈٮ۪ن یوٚدوَے پھلی گُلزار چون، بلبلو دوٗرٮ۪ر زٕ رکھنا اکھ ذرا، منٛز کنڈٮ۪ن یوٚدوَے پھلی گُلزار چون، ناگہِ وحدت باغِ جنت چشمہ گل، ناگہِ جنت باغِ وحدت چشمہ گل، ناگہِ وحدت باغِ جنت چشمہ گل، موٗرِ موٗرے ژوٗرِ لوٚلوَے نار چون، ژوٗرِ ژوٗرے موٗرِ للوُم نار چون، دلبرو دوٗرٮ۪ر زٕ رکھنا اکھ ذرا، اکھ ذرا، اکھ ذرا، اکھ ذرا، وعدٕ ڈوٚلُکھ زیادٕ گوٚو امار چون۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کو، آپ کا انشاء اللہ تعالیٰ پھر سے ایک ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ و ناظر۔